ये चैप्टर आपका 4 to 6 मार्क्स का आएगा ही आएगा। और ये एक एवरेज चैप्टर है, छोटा चैप्टर भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, 3 क्लासेस लगेंगी और फिर हो जाएगा। याद है आपको अपने जीएसटी रिटर्न के बारे में कुछ बातें सुनी भी हुई थी? कुछ बताइए ना। एक रिटर्न होती थी डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जिसमें दुकानदार जो भी बेचेगा उसका डिटेल देता। वो कौन से सेक्शन में होती है बेटा? सेक्शन 37। सेक्शन 37 टेल्स अबाउट, ये रिटर्न है, दैट इज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ओके, कौन से फॉर्म में जाती है ये? GSTR 1। याद है एक बार IFF करके कुछ आया था, इनवॉइस, नहीं, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। सर जी ये क्या होता है बेटे? आज बहुत डिटेल में करेंगे, आज हमारी पूरी क्लास सेक्शन 37 पे ही जाने वाली। फिर हम आएंगे जी सेक्शन 38 पे। क्या आप बता सकते 38 किसके बारे में? डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, सेक्शन 38। हाँ कुणाल, मेरी क्लास में था, बताइए। अभी देख, हाँ अभी देख लूंगा, भेज दे एक बार, ऑडियो ऑडियो जो भी भेज देगा फ्री होगी भेज दे, ठीक है? आज अभी कर रहा हूँ, 6 से पहले मेरे कर रहा हूँ, ठीक है? रिकॉर्ड है जी बच्चे। डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, एंड दिस इज GSTR 2A 2B। ओ माय गॉड, अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट सेक्शन कौन सा होगा? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। डिटेल्स ऑफ क्या चीज होगा इसमें? इनवर्ड एंड आउटवर्ड साइड, दोनों की दोनों रिटर्न, दोनों डिटेलें अपने आप पॉपुलेट होकर आ जाती हैं। ITC एडजस्ट हो जाता है, बचा हुआ पेमेंट आप कर देते हो, तो वो 3B के अंदर होती है। ये कौन सा फॉर्म होता है सर जी? GSTR 3B। ओके सर, इसमें इतना ये नहीं बेटे नहीं, इसके अलावा बहुत सारी रिटर्न्स और है। फर्स्ट टाइम रिटर्न भरी जाएगी, फाइनल रिटर्न भरी जाएगी, GST की रिटर्न, सॉरी TDS की रिटर्न, TCS की रिटर्न, फॉर्म्स आएंगे, नाम आएंगे। वो छोटी छोटी बातें हैं। समझ रहे हो? आप मुझे बताइए, यहां तक लिख लिया पहले बच्चों ने? चलिए लिख लीजिए बच्चा एक बार। आज कर दूंगा। लिख लिया बच्चों ने? यस सर। ओके सर, तो बात इतनी सी है। ये रहे आपके नोट्स, और अब मैं बोलना शुरू करूंगा और आप रिसीव कर लेना बेटे। अभी करेंगे। मैं एक बार बोलता जाऊंगा, एक बार आप रिसीव करिएगा। जो बेसिकली रिटर्न जाती है, अब एक छोटी सी बात, आपके हिसाब से रिटर्न मंथली जाएगी या क्वार्टरली जाएगी? जनरली मंथली, यानी कि हर महीने हर दुकानदार ने क्या बेचा है, क्या बेचा है मैं कह रहा हूँ, वो मंथली बता। तो इंडिया लेवल पर आप सोचिए कितनी सारी शॉप्स हैं टोटल। मैकडोनल्ड्स, कितने सारे मॉल्स के अंदर दुकानें हैं, ठीक है? मैकडोनल्ड्स, अग्रवाल स्वीट्स, डोमिनोज, लापिनोज, वॉटेवर, हर कोई डिटेल भेज रहा है कि हमने इस महीने इतने रुपए की सेल कर। अगर आज सरकार ये जानना चाहती है
कि कितने बर्गर, कितने रुपए के बर्गर बिके, तो उनके पास ये डेटा है। हेल्थ केयर के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर कितने की बिलिंग हो रही है, उनके पास ये डेटा है, प्रोवाइडेड आप ऑर्गेनाइज चैनल के अंदर। क्या एक छोटी सी दुकानदार, क्या वो डेटा दे रहा होगा? नहीं दे रहा होगा। ये रिटर्न कौन भर रहा होगा बेटे? जो रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड होगा? रजिस्टर्ड। तो जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आपको ये रिटर्न भरनी होती है। और रिटर्न जनरली बड़े बिजनेसमैन के लिए कैसे जाती है बच्चे? मंथली। ठीक है जी, बड़े बिजनेसमैन के लिए जाती है मंथली बेसिस पर, और छोटे बिजनेस के लिए कैसे जाती है? क्वार्टरली। और उसको बोला जाता है क्यूआरएमपी सिस्टम। क्यूआरएमपी पता है किसी को? एग्जैक्टली ये मैंने आपको बताया भी था एक बार। क्वार्टरली रिटर्न, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये अभी सारी डेटा नीचे आ जाएगा। क्वार्टरली रिटर्न, लेकिन सरकार कहती है पेमेंट हर महीने लूंगी मैं पैसे। कैसे होगी पेमेंट? चैप्टर भी अभी हमने नहीं करा, लेकिन आपको जनरली मैं बता दूं, सरकार पेमेंट हर 20 तारीख को अगले महीने के लेती है। ठीक है जी। अब आप समझिए कितने टाइप के रिटर्न्स है सर जी। एक सेकेंड, अगर वो वाला कहाँ-। ठीक है, एनीवेज। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। क्या आप बता सकते हैं मुझे आउटवर्ड सप्लाई में क्या लिखा हुआ है? आउटवर्ड का मतलब, आप अब एक बार ना प्रैक्टिकली सोचिए, जितनी भी शॉप्स आपको कालका जी में दिख रही है, वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल में कौन से फॉर्म में भरती है? GSTR 1 या फिर दूसरा IFF। अब आप एक बार IFF के बारे में सुनिए। GSTR 1 जो होती है वो मंथली रिटर्न होती है। मंथली रिटर्न बड़ा बिजनेसमैन भर पाता है, लेकिन जो छोटा बिजनेसमैन है ना, कह रहा है सर मैं छोटा से छोटा बिजनेस, मतलब जिसका पिछले साल 5 करोड़ के अंदर अंदर का टर्नओवर। अगर मेरा पिछले साल में 5 करोड़ के विद इन टर्नओवर है, तो मैं कौन सी स्कीम ले सकता हूं? QRMP स्कीम। ठीक है, और QRMP वाले क्या भरते हैं बच्चे? IFF। इतना गहरा आपको भी जाने की जरूरत नहीं है। या तो मैं GSTR 1 में अपनी सेल बताऊंगा, या तो मैं किस में बताऊंगा? IFF। ये क्या होता है पूरा डिटेल है। और IFF की फुल फॉर्म लिखी हुई है, क्या है बच्चे? ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इसके बाद क्या होगा? इनवर्ट सप्लाई आएगा। ये कौन से सेक्शन में जा रही है हमारी रिटर्न? 38। और कौन सा फॉर्म जाएगा जी? GSTR 2A और 2B। उसके बाद आपका रिटर्न जाएगी सेक्शन 39 में, किस नाम क्या है इसका? 3B। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप 3B भरते हैं तो पेमेंट भी आप साथ में ही कर देते हैं, क्योंकि ये एक तरीके की फाइनल रिटर्न होती है। नाम फाइनल नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हर महीने मैं एक रिटर्न भरता हूँ GSTR 1, एक रिटर्न मेरी अपने आप बनकर आती है 2A एंड 2B की, और एक रिटर्न 3B होती है। तो हर महीने की 3 रिटर्न है, फिक्स्ड है। यानी कि साल की कितनी रिटर्न हो गई? 36। क्या सर एक मैकडोनल्ड्स जो रजिस्टर्ड है, क्या वो 36 रिटर्न भर रहा है विद अ सिंगल रजिस्ट्रेशन? यस। एंड नॉट जस्ट 36 रिटर्न, पूरे साल का डेटा भी कंसोलिडेट होकर हमारी एनुअल रिटर्न भी जाती। तो बेसिकली एक ही बिजनेस के अंदर जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उसकी काफी रिटर्न्स आ रहे हैं। सर लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा काम हो जाएगा। नहीं बेटे, सारी चीजें ऑटो पॉपुलेट होती जा रही है, बहुत जल्दी जल्दी रिटर्न्स अपने आप ही जनरेट हो। क्लियर है सर? इसके अलावा हमने क्या पढ़ना है? आपको ये सारी रिटर्न्स पढ़नी है। जैसे कि कौन कौन सी? फर्स्ट रिटर्न क्या होती है? एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, कॉम्पोजिशन स्कीम वालों की रिटर्न, NRTP की रिटर्न, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की रिटर्न, TDS की रिटर्न एंड TCS की। ये सारी रिटर्न अलग है। GSTR 37, 38, 39 अलग है। ठीक है, 80% तो हमारा यही काम है, लेकिन ये छोटे छोटे एक एक पैराग्राफ के अंदर ये सारे रिटर्न्स आएंगे। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन लिखे, वो आपको लिखने को दूंगा अभी मैं। उसके बाद लेट फीस, अगर आप अपनी रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो लेट फीस लग जाती है सेक्शन 46 और 47 में। और इसके बाद GST प्रैक्टिशनर, आपने टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर पढ़ा था, अगर किसी को इनकम टैक्स रिटर्न भरनी नहीं आती तो वो TRP के पास जा सकता है। ऐसी अगर आपको GST की रिटर्न भरनी नहीं आती तो आप GST प्रैक्टिशनर के पास जा सकते। और GST प्रैक्टिशनर कौन से सेक्शन में है बेटे? ये 40 है। यहाँ पे जहां जहां रेलिवेंट सेक्शन है वो मैंने डाले हुए हैं। मुझे बताइए क्या यहाँ तक आपको एक बार समरी क्लियर है? क्या आप इसको पहले लिखना चाहेंगे? आई थिंक पहले समरी लिख लो, उससे आगे का फिर मैं बोल दूंगा, बाकी फिर हम मतलब देख लेंगे। ठीक है, ये वाला तो आप बना ही दीजिए। आपने जैसे 3 बना दिए थे ना, तो एक मिसलेनियस करके बना दो ना, और ये नोट कर लो। दोबारा से उसको रिपीट करोगे, टाइम नहीं दोबारा जाएगा। नहीं, चलो फिर जल्दी लिखना बेटे।
जैसे भी लिख रहे हो जल्दी लिख लेना। अगर आपने 3 लिख दिया तो ये सब मिसलेनियस कैटेगरी में डाल सकते हो आप। ये मैं फाइल भेज दूं? जल्दी जल्दी लिखना बच्चे। चली गई, लोड हो रही है। पर बहुत हैवी फाइल है मेरे, तो लोड होने में 10 मिनट लग जाएंगे। फोटो खींच लीजिए ना आप। अभी तो इसी को नोट करना है तो फोटो खींच लो। इधर ऊपर किसी का वाईफाई कनेक्टेड है? ठीक है जी, हो गया। इस बार लॉ का पेपर टफ आया क्या? हम्म। बिल्कुल भाई, सारे नंबर याद करने हैं ये। ये वाले क्वेश्चन हो ना? はい、どうし。वो ना टिक लगा हुआ है, मैं उसको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन हो रही है। फोर्टी सिक्स 47 लेट फीस का है। हाँ, सेक्शन 46। 46 में नोटिस आता है, 47 में पेनल्टी साल। हाँ हाँ, सेक्शन तो मैंने जो करा था वहां भी लिखा हुआ था। जो फॉर्म नंबर में पीएसटीआर रेट आता है जिसको। हाँ जी, फर्स्ट अटेम्प्ट का सेक्शन 40 है। हम्म। हाँ, ये चाहे क्यूआरएमपी बस ऐसे उस टाइम मैंने जब भी करा होगा तो ऐसा ये पेमेंट कर रहे हैं, क्यूआर इसको छोड़ सकते हो, कोई ऐसा नहीं। बस तो ये कह सकते हैं 3B के साथ तो क्या कर रहा है इसमें, पेमेंट कर रहा है। जनरली वैसे ये था कि जब आप 3B भरते तो आप उसकी अभी सारी ड्यू डेट्स भी आ जाएंगी तो फिर रिलेट हो जाएगा इसके साथ।
जो छोटी पंप है वो QRMP वाले पेमेंट पे जा रही है। ये छोटी की बात नहीं कर रहा, बड़ी की बात कर रहा हूँ। बड़ी जो है मंथली पेमेंट कर रही है, तो उनकी पेमेंट है वो मंथली जा रही है, तो मंथली जा रही है, लेकिन क्यूआरएम तो स्मॉल पंप से जा रहा है। सो वो क्या करेगा, जीएसटी के नीचे रेट किसके आए, प्रैक्टिस GST प्रैक्टिशनर PRACTIONER प्रैक्टिशनर सेक्शन 48 और लिखा है रीड फ्रॉम मॉड्यूल, क्योंकि इधर यहाँ पे नोट्स नहीं होंगे इस फाइल में इसलिए। ओके, लिख लिया सही बच्चों ने? आओ बेटे आओ। क्या दोस्त, फर्स्ट से 10 का सेक्शन ही था सिर्फ, सेक्शन 40। ठीक है, चलिए अब मेरी बात अब ध्यान से सुनिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सबसे पहले हम जो सेक्शन कर रहे हैं बच्चे, दैट इज सेक्शन 37, कि भाई हम अपनी आउटपुट सप्लाई कैसे सबमिट कर रहे हैं, किस किस को रिटर्न भरनी है तो किस डेट पे भरनी है, मंथली भरनी है, क्वार्टरली भरनी है, क्या डिटेल्स आएंगी, सारी बातें आपकी किसके ऊपर चलेंगी बच्चे, अब ये डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। सबसे पहले हु हैज टू फाइल द रिटर्न, क्या लिखा है बच्चे, रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है जी, रजिस्टर्ड पर्सन को क्या डिटेल भरनी है, अपनी डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन विच फॉर्म, GSTR 1 and it is to be filed on monthly basis। ठीक है जी। सर क्वार्टरली क्यों लिखा है, क्वार्टरली इसलिए लिखा है क्योंकि QRMP वाले GSTR 1 को कैसे भरते हैं बच्चे, क्वार्टरली भरते। अभी आप ज्यादा मत जाइए, मैं एक बार फिर से बोलता हूं, रजिस्टर्ड पर्सन कौन कौन से लोगों को GSTR 1 भरनी है वो नीचे लिखा है, इंक्लूड्स कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। यानी कि पेपर में आ जाएगा कि किस किस को GSTR 1 भरनी होती है, तो क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भरनी होती है, बिल्कुल भरनी होती है, इन लोगों को नहीं भरनी, इसके बाद एक्सक्लूड्स इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, NRDP, कॉम्पोजिशन, पर्सन डिडक्टिंग टैक्स, कलेक्टिंग टैक्स एंड OIDR। आपने 3-4 तो नाम ही देख लिए, क्योंकि TDS वालों का रिटर्न अलग था, TCS का अलग था, ठीक है, कॉम्पोजिशन का अलग था, तो इन लोगों को GSTR 1 नहीं भरनी है। यहां तक क्लियर है? यानी कि सर किस कैटेगरी को GSTR 1 भरनी होती है, रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक्सक्लूडिंग दीज। ठीक है जी। GSTR 1 क्यों भरते हैं, ये डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई कहां पे सबमिट करनी है, GST पोर्टल पे। सबसे पहली चीज बता देता हूं, सारा का सारा काम ऑनलाइन हो चुका। ऑफलाइन का मतलब ये मत सोचिए आप दुकान पे जाके सबमिट कर रहे हो रिटर्न। ऑफलाइन का मतलब होता है कि एक यूटिलिटी को डाउनलोड करा। देखो एक ऑनलाइन होता है, आप सभी बच्चे जैसे जब तुमने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई होगी CA इंस्टीट्यूट में, CS के अंदर, CMA के अंदर, तो आप ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्ट होकर सबमिट कर रहे हो ना। तो अगर आप रिटर्न भी ऐसे भरते हो, GST की वेबसाइट पे जा रहे हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी है तब भरी जा रही है, दैट्स कॉल्ड ऑनलाइन। ऑफलाइन क्या होता है, आप वेबसाइट पे गए, आपने एक यूटिलिटी को डाउनलोड कर लिया, एक फॉर्म होता है, एक्सेल शीट होती है, फॉर्मुलेज लगे हैं, ठीक है, और उसको आप जब मर्जी भर रहे हो, घर में बैठे हो 10 बजे भर रहे हो, रात को सुबह में 5 बजे भर रहे हो, और वो डेटा स्टोर होता है, सबमिट नहीं हो रहा हो। आप मुझे बताइए जो बड़ी कंपनीज है क्या वो ऑनलाइन जाके भरती है? भरने में टाइम लगता है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो मैं ऑनलाइन का क्या कह रहा हूँ? ऑनलाइन क्या होता है कि उसी टाइम गए 5 कंपोनेंट डालने तो ठीक है। ऑफलाइन के अंदर क्या है बेटे, ऑफलाइन का मतलब कि भाई मैंने एक एक फॉर्म डाउनलोड कर लिया है, वो फॉर्म बहुत स्प्रेडेड फॉर्म है, ठीक है, और उसको मैं 5-6 दिन में अपडेट करूंगा, फिर जब हो जाएगा उस फॉर्म को ही मैं अपलोड करूंगा। समझ रहे हो? सो दैट्स कॉल्ड ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि आप कहीं जाके जमा कर रहे हैं, इसको ऑफलाइन मोड को ये बोला जाता है, एक यूटिलिटी होती है ना, यूटिलिटी फाइल, ऐसा करके होता है। क्लियर है जी? ओके,
अब आप मुझे बताइए, हम सिर्फ पहले बड़े बिजनेसमैन की बात करते हैं, मैकडोनल्ड्स की। क्या मैकडोनल्ड्स इस कैटेगरी में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। मैकडोनल्ड्स जो भी अपना सामान बेचेगा वो कौन से फॉर्म में जमा करेगा? ऑन मंथली बेसिस, ऑन विच डेट? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। भाई साहब आज कौन सी डेट है? टुडे इज 8, 10th आ रहा है, 10th ऑफ सितंबर। तो 10th ऑफ सितंबर को क्या मैकडोनल्ड GSTR1 भरेगा? भरेगा। कौन से पीरियड के? ऑगस्ट। जब एक महीना कंप्लीट हो जाता है उसके अगले महीने की 10 तारीख को ये बताया जाता है मैंने क्या बेचा है। समझ रहे हो? गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू इस 10 तारीख को बढ़ा के क्या कर रखा है? 11 तारीख कर रखा है। क्यों कर रखा है? सरकार की मर्जी है, पहले नहीं होता था। अब सरकार की नोटिफिकेशन के थ्रू, लॉ में क्या लिखा हुआ है? 10 तारीख लिखी है, लेकिन गवर्नमेंट ने थ्रू GST काउंसिल, डिस्कशन विद द काउंसिल, आपकी इस डेट को एक्सटेंड करके क्या करा हुआ है? 10 तारीख को 11 तारीख। पहले आप मुझे बताइए, क्या यहां तक आप बच्चों को क्लियर है? GSTR1 की ड्यू डेट क्या है बच्चे? 10th है, और एक्सटेंड हो गया कितना हो गया? GSTR1 जो है वो कौन कौन भरता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एक्सक्लूड्स वो सारे के सारे जो भी नाम से आपको याद करने पड़ेंगे, पेपर में आ जाएगा। मुझे बताइए, क्लियर है? ऑनलाइन जा रही है या फिर ऑफलाइन जा रही है? अब मैं आपसे बात कर रहा हूं एक छोटे दुकानदार की बात। कह रहा भाई हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं भर पाएंगे भाई GSTR1 हर महीना। बड़े बिजनेसमैन तो अलग है, हम नहीं भर पाएंगे महीना। तो सरकार ने बोला कब भरोगे? कह रहा 3 महीने में एक बार, यानी कि क्वार्टरली रिटर्न। पर सरकार ने बोला ठीक है, पर पेमेंट मुझे मंथली चाहिए। मतलब मान लो कि तुम्हारी दुकान है, तुमने आज बेचा, तुम्हारे पास पैसे आए, अगले महीने पेमेंट आ जानी चाहिए मेरे पास। रिटर्न क्वार्टरली जाएगी, पर पेमेंट कैसे होगी? मंथली। पेमेंट को इग्नोर करो, GSTR1 या तो मंथली जा रही है या तो क्वार्टरली जा रही है। बड़ा बिजनेसमैन मंथली भर रहा है, छोटा बिजनेसमैन क्वार्टरली। दोनों की दोनों रिटर्न में डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है। जो मंथली भर रहा है वो महीने की सप्लाई बता रहा है, जो क्वार्टरली भरेगा वो क्वार्टर की सप्लाई बता दे। यहां तक क्लियर है बच्चे? चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। अब देखने वाली बात यह है, हु कैन टेक QRMP। अभी देखेंगे यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ QRMP आप कैसे भर सकते हैं GSTR1 क्वार्टरली। कौन ले सकता है बच्चे? देखिएगा, सबसे पहली चीज है, छोटी छोटी बातें लिखनी। इट इज एन ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी। आप छोटे बिजनेसमैन हो, मंथली भरना चाहे भर लो भाई, ठीक है। सो दिस इज एन ऑप्शनल स्कीम। दूसरी बात, किसके लिए है ये? स्मॉल टैक्स पेयर। मतलब क्या इसका? क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। और सर कौन एलिजिबल है? अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस, समझ आती है आपको सारी बातें? मेरी 4 दुकानें, 20-20 लाख का टर्नओवर है, सबका टोटल लेके चलाऊंगा ना, ठीक है। पैन बेस अप टू 5 crores इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 21, क्योंकि ये स्कीम 2021 में आई थी। 2021 से पहले QRMP कुछ नहीं था, सारे मंथली भरते थे। अब 2021 के बाद से QRMP स्कीम है। ये डेट आपको याद करने का तो ऐसा जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आप मुझे बताइएगा, इसका मतलब आप मुझे बताइए, क्या अगर एक इंसान है, उसका पिछले साल में टर्नओवर 4 करोड़, क्या वो QRMP स्कीम में, क्या वो QRMP स्कीम ले सकता है? पिछले साल कितना बोला था मैंने? 4 करोड़। क्या वो QRMP ले सकता है? बिल्कुल ले सकता। तो वो अपनी रिटर्न कैसे भरेगा? क्वार्टरली भरेगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? सर जी मेरा पिछले साल 4 करोड़ था, मैं करंट ईयर में QRMP ले रहा हूँ। बहुत डिटेल जाएंगी बात है, अभी जनरली समझ रहे हो बस आप। मेरी 2 दुकानें हैं, 2-2 करोड़ का टर्नओवर था पिछले साल। 2 दुकानें थी, 4 करोड़ है तो 2-2 करोड़ है, तो QRMP ले रहा हूँ। पर मैं एक दुकान पे सोच रहा हूँ QRMP ले लूं, और एक दुकान पे सोच रहा हूं कि उस पे मंथली चला लूं। क्या अगर मैं QRMP लूंगा तो क्या मेरे को सारे की सारी शॉप्स पे QRMP लेना पड़ेगा, या मैं अलग अलग भी चला सकता हूँ? ध्यान से देखिएगा, ज्यादा बेटर है आप सीधा देखना ना। ऑप्शनल तो है, पर जैसे कॉम्पोजिशन में होता था, या तो तुम सारी दुकानों पे कॉम्पोजिशन चलाओ, ऐसे नहीं होता था ना उधर भी। इधर पढ़िए इसको क्या बोल रहे हैं। QRMP स्कीम इज GSTIN वाइज एंड नॉट पैन वाइज। एडयू जंक्शन की 5 रजिस्ट्रेशन है, 5। एडयू जंक्शन का पैन नंबर तो एक ही होगा, एक पैन नंबर पे 5 ब्रांचेस खुली हुई हैं। 5 रजिस्ट्रेशन है मेरे पास एडयू जंक्शन के GST में अलग अलग।
क्या मैं 2 पे क्यूआरएमपी और 3 पे नॉर्मल चला सकता हूँ? बिल्कुल चला सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि एड्यू जंक्शन को पैन नंबर को डिसाइड करना है कि क्या करना है। ठीक है, आप एक रजिस्ट्रेशन पे क्यूआरएमपी चला सकते हो, दूसरे पे नॉर्मल चला सकते हो, कोई दिक्कत। बताइए, क्लियर है बच्चे? वो फिर तेरा उस जिस भी नंबर में उसी, मान लो जैसे आपने जो बोला एक बार बोल देता हूं, जैसे मान लो एक रजिस्ट्रेशन पे 4 दुकानें उसमें रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन एक है पर उसमें एडिशनल प्लेस कितने हैं? 4। तो क्या मैं उन एडिशनल का अलग और इसका अलग करूँ ना? एक ही माना जाता है। तो रजिस्ट्रेशन एक पे उस पे आपको डिसाइड करना है, बट हाँ एक पैन नंबर पे 5 है तो भाई उस पे जीएसटी आई इनवाइस कर सकते हैं। सीधी बैंक ये 22 करोड़ के अंदर था, बट करंट में मतलब अपना ये करके कुछ ये सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, तो आप बाहर जाओगे तो से क्या होगा ये अभी नहीं बोल सकता। अभी आप ये समझिए, आप दुकानदार बैठे हो, आपको बस इतना एज अ गवर्नमेंट में ये बोल रहा हूँ, तुम्हारा पिछले साल 5 करोड़ है तो तुम क्वार्टरली रिटर्न भर लेना। ठीक है, जीएसटी आई एन वाइज ले लो आप, कोई दुकान पे नॉर्मल, और ये ऑप्शनल स्कीम है, आप मंथली भरना चाहो मंथली भर रहे हो, और आपको रिटर्न का भरनी है 13 तारीख को भरनी, GSTR 1 13th of the month succeeding the quarter। मतलब सर अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर है, कब भरोगे आप GSTR 1? 13th of July। जैसे अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है? जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, तो जो लोग इस टाइम पे भी क्यूआरएमपी में होंगे तो 13th of October। क्लियर है बच्चे? आप मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं आता? आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ। मैकडोनल्ड्स को कौन सी तारीख को GSTR 1 भरना है अभी? अगर बेटे उसने 11 तारीख मिस कर दी ना तो 12 को GSTR 1 भर नहीं पाएगा वो, क्योंकि वो विंडो बंद हो जाती है कुछ दिन के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली डेटा रूट होना है बहुत सारा, इंडिया लेवल में मजाक नहीं चल रहा। एक बात और सुन लो, ऐसी बातों बातों में नीचे आएगा। सितंबर का महीना है, अभी के अभी क्या मैकडोनल्ड सितंबर की रिटर्न भर सकता है? नहीं भर सकता। विंडो ओपन ही तब होगी भरने की जब महीना खत्म हो जाता, दैट इज फर्स्ट। सर अगस्त के महीने की रिटर्न कब से शुरू हो जाएगी भरनी? 1 सितंबर, जो कि अभी स्टार्टेड है। टिल व्हाट डेट? 11th। आई एम फाइलिंग ऑन 12th, यू आर नॉट अलाउड। कुछ दिन बाद विंडो खुलेगी दोबारा, 7-8 दिन बाद, अब पूरा प्रोसेस चलेगा, क्योंकि मैंने जो सेल करी है वो दूसरे पे आईटीसी पहुंचना है। सरकार ऐसे डेली बेसिस पे नहीं रिसीव कर सकती आपसे डेटा। 11 को जो आप भर देंगे वो मैं दूसरे वाले जिसने खरीदा उसका आईटीसी अपडेट करना है मेरे को। तो बेसिकली आफ्टर 11th या 13th, जैसे उनके लिए भी था ना क्यूआरएमपी वालों के लिए क्वार्टरली ऑफ नेक्स्ट मंथ, GSTIR 1 IFF छोड़िए आप एक बार, विल नॉट बी अवेलेबल। अब GSTR 1 नहीं पाओगे। मुझे बताइए कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनते जाइए आप बेटे, आप सारे के सारे छोटे दुकानदार हो, आपका टर्नओवर पिछले साल का कितने का? 5 करोड़। अगर मैं आपसे सामान खरीदने आया हूं, मैंने आपसे सामान खरीदा, आप इसकी डिटेल कब दोगे? सितंबर के महीने, मान लो आज ही सामान ले रहा हूं आपसे, सितंबर के महीने में आपसे सामान लिया मैंने, आप ये डिटेल सरकार को कब बताओगे? 13th of October। मैं आपसे सामान ही नहीं खरीदूंगा भाई साहब, मेरा आईटीसी इतना लेट हो रहा है, पैसे मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ, मैं तुमसे क्यों खरीदूं? तुम सारे क्यूआरएमपी वाले हो, 3 महीने बाद रिटर्न भरते हो। जो बंदा हर महीने भर रहा है वो अभी के अभी GSTR 1 भर देगा जल्दी से अगले महीने की, और मेरे को आईटीसी जल्दी मिल जाएगा। आई विल बी इन अ लिक्विडिटी प्रॉब्लम इफ आई परचेज फ्रॉम यू। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम? धंधे में परचेज करते टाइम मैं आपसे पूछ लूंगा भाई क्यूआरएमपी वाले हो क्या? आपने कहा हाँ सर क्यूआर है, मैंने कहा तुमसे डील नहीं करना। रीजन समझ रहे हो क्यों नहीं डील करना? तुमसे खरीदूंगा आईटीसी बाद में। सो आई प्रेफर कि आई परचेज फ्रॉम समवन जो कि मंथली वाला हो। आप मुझे बताओ आपका धंधा इफेक्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सरकार ने बोला तो ही इस स्कीम का नाम आया, दैट इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। आप एक क्यूआरएमपी के बंदे हो, आपसे कोई सामान नहीं खरीद रहा क्योंकि आप 3 महीने बाद अपडेट करते हो। सरकार ने बोला
भाई देख, तू महीने महीने की रिटर्न मत भर, लेकिन तू इनवॉइस की डिटेल सरकार को दे। गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप सभी दुकानदारों को आप रिटर्न मत भरिए मंथली, लेकिन आपने जो बेचा है वो इनवॉइस की डिटेल दे। ले दे के आपके मन में चलेगा काहे का कंप्लायंस कम हुआ फिर, तो घूम फिर के बात तो वही आ गई। समझ रहे हो? पहले निकाली स्कीम की तुम्हारा कम कंप्लायंस करेंगे, फिर तुम्हारे धंधे में प्रॉब्लम आ गई, फिर सरकार कह रही चल रिटर्न मत भर, पर मेरे को आप हर महीने इनवॉइस की डिटेल। क्यों इनवॉइस की डिटेल दो? आपने मुझे जो बेचा, आप इनवॉइस की डिटेल दे दो, मेरे पास आईटीसी फ्लो हो गया। दिस इज कॉल्ड इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। एवरी मंथ क्यूआरएमपी वालों को भी आईएफएफ तो भरनी है। कौन सी तारीख? 13 तारीख। क्यूआरएमपी वालों के लिए 13 तारीख की डेट। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? GSTR 1 तो क्वार्टरली जा रहा है, पर आईएफएफ मंथली। 13 तारीख, 13 ऑफ नेक्स्ट मंथ, सेम जैसे GSTR 1 मंथली वालों के ज्यादा 11 को, तेरा 13 तारीख को जाता। अब आप इस लाइन को समझेंगे, क्या लिख रहे बच्चे ये? आफ्टर 11th और 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ ना तो तुम 1 भरोगे, नहीं। अब मतलब तभी तो समझ आएगा जब कहानी समझ आएगी। आईएफएफ क्या है, हर महीने जाती है ना, तो भाई 13 तारीख है। अभी ये जो 13 सितंबर आएगा, जो छोटे दुकानदार हैं जिन्होंने अगस्त में जो बेचा होगा, वो 13 को जमा करना है उन्होंने। अगर वो नहीं करा तो क्या 14 को कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। कहिए, क्लियर है? हम्म। है जी, एक बार फिर से बोल। हो गया, बता दिया आपको। सर आपने मेरी वीडियो को भेजी सबको। मेरी वीडियो हाँ। किसको भेजी? किसी को भी नहीं भेजी। इंस्टाग्राम वाली नहीं, स्टूडेंट को निकाल निकाल के सारे वीडियो में। वो तो देखो फॉलो करते हैं ना, अरे इन्फ्लुएंसर है भाई। आपने सारे उन बच्चों को मैंने बताई बच्चों आपको, मैंने बताया कोई संजय की कोई वीडियो है या कुछ ऐसा? ये वाली नहीं, फाउंडेशन वाले में। उनको भी नहीं बताया मैंने, दुष्यंत सर ने बताया होगा। दुष्यंत सर ने बोला होगा, मैंने नहीं बोला। आप इंस्टाग्राम। हाँ, ठीक है। ये भैया क्या हो गया भाई, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? नहीं नहीं, लिखना है। अभी हमें डेटा रिसीव करो आप। अब आप एक बार आईएफएफ को पढ़िएगा। सर जी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आईएफएफ, इसकी ड्यू डेट क्या है? 13th ऑफ, बट मेक सेंस, क्वार्टर वाटर नहीं लिखूंगा मैं, आईएफएफ तो भाई मंथली के लिए ही निकला था ना। इट इज एन ऑप्शनल। सर जी मैं छोटा बिजनेसमैन हूं, पर मैं तो नहीं भर रहा सर आईएफएफ। कोई बात नहीं भाई, GSTR 1 भर दी क्वार्टर। सर मैं आईएफएफ में हूं, मैंने 10 इनवॉइस बेच 10 बार बेचा था मैंने, पर मैंने 2 ही डाले आईएफएफ में, बचे हुए 8 भाई जो नहीं डाले आईएफएफ में GSTR 1 में डाल दिए। सर गलती से छूट गए, जानबूझ के, वट एवर, आईएफएफ में जो बता दोगे, ठीक है, जो छूट गए वो GSTR 1 में डाल देना। क्लियर है बच्चे? अब आप देखिएगा, सो इट इज एन ऑप्शनल फैसिलिटी फॉर क्यूआरएमपी सप्लाई। नाउ व्हाट डू यू थिंक, ये जो आईएफएफ है, एक क्वार्टर के क्या 3 महीने के लिए सर्विस होगी या सिर्फ पहले 2? पहले तो वही। एग्जैक्टली, ठीक है। क्यों? अप्रैल, मई, जून, और आपने GSTR 1 कब भरनी है? 13 तारीख ऑफ जुलाई। आप समझ पा रहे हैं? आप 13 जुलाई को भरनी है। अच्छा जी, तो भाई अगर मैं अप्रैल का डिटेल यहां भरूं तो प्रॉब्लम है ना। ये प्रॉब्लम एरिया है कि अप्रैल की सेल इतनी लेट बतानी गड़बड़, मई की सेल इतनी लेट बतानी गड़बड़ है, और जून का तो वैसे भी 13 तारीख ही होना था। आई एम सॉरी, जुलाई का, सॉरी जून का, ठीक है, जून का तो वही होना था ना बेटी। सत्यदेव जी, आप जो बोलू रिपीट कर देते हो आप, हाँ? तो आप भी जुलाई कह रहे थे, फिर मेरे पे ही हंसने लग गया ऊपर से। आपने भी गलत ही बोला था, तो ठीक है।
अब आप मुझे बताइए कितने महीने के लिए आईएफएफ अलाउ करा गया, क्योंकि बेटे इसमें तो वो टाइम ही आ जाएगा। तो बेसिकली सरकार क्या कह रही है, फॉर क्यूआरएमपी सप्लायर, ओके, फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द मंथ, क्योंकि तीसरे महीने में तो उससे आगे आप सीधा रिटर्न ही भर दोगे। What is the benefit? Why we are doing this? Because ITC can be claimed by the registered receipt. ये सिर्फ इसलिए हो, ठीक है। पेपर में से केस स्टडी आ जाएगी। एक इंसान है, छोटा दुकानदार है, वो सारा का सारा जो सप्लाई करता है वो B2C करता है, मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं है। डू यू थिंक दैट ही नीड्स आईएफएफ फैसिलिटी? नो। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग डिटेल्स एवरी मंथ जब दूसरे को आईटीसी नहीं चाहिए? समझ रहे हो? रिटर्न is filed later, but details of the invoice are filed earlier so that recipient can claim ITC. मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? बेनिफिट क्या है? यही वाला। अप्रैल, मई, जून, अप्रैल और मई के लिए आईएफएफ दूंगा ना, क्योंकि इनकी GSTR 1 की ड्यू डेट बहुत आगे। तो ये तू आईएफएफ में जा सकता है, तो तू अप्रैल की डिटेल कब सबमिट करेगा बता? 13 हाँ बेटे, ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कि आईएफएफ भी इसी दिन हो रहा है, फिर तो क्या फर्क पड़ गया। और जून का कब, मई का कब करोगे? 13 जून। और जून का कब करोगे? तो यहाँ पे आईएफएफ देने का क्या लॉजिक है? यहाँ तो GSTR 1 ही भरनी है। दूसरी बात सुन लो, आप एक छोटे बिजनेसमैन थे, आपका पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ था, आप आईएफएफ में आ गए, आप क्यूआरएमपी में आ गए, एक महीने की टोटल सेल 50 लाख से ज्यादा की नहीं दिखाओगे आईएफएफ में। कहीं आप जब अप्रैल की सेल दिखा रहे हो, ठीक है, आप छोटे दुकानदार हो, आप कह रहे हो सर मैंने पता है कितने की सेल करी, 80 लाख, मैंने, बहुत अच्छी बात है सर, आईएफएफ में दिखानी है बेटे, 50 से ऊपर नहीं दिखाएगा तू आईएफएफ में। सर पर आईटीसी शिफ्ट होना है, नहीं हो पाएगा शिफ्ट। एक महीने के अंदर जो सप्लाई आप दिखा सकते हो थ्रू आईएफएफ, 50 लाख दिखा सकते हो, हर महीने की लिमिट है। हाँ जी, वो 30 लाख GSTR 1 में भरो, डिलेड आईटीसी मिलेगा। ठीक है, आईएफएफ के थ्रू एवरी मंथ यू कैन अपलोड इनवॉइस अप टू द अमाउंट ऑफ 50 लाख। कहिए, क्लियर है बच्चे? ओके, यही एग्जांपल बना हुआ है बच्चे, ध्यान से देखना। अप्रैल में क्या मैं आईएफएफ ले सकता हूं? अप टू व्हाट अमाउंट? पर मंथ। और अगर टोटल इनवॉइस, मतलब ये लिखा है टोटल इनवॉइस कितना, 50 लाख, मई के अंदर ले सकता हूं अप टू व्हाट अमाउंट? जून के अंदर आईएफएफ इज नॉट अवेलेबल, व्हाई? बिकॉज यू कैन फाइल द रिटर्न योरसेल्फ, क्योंकि जून के अंदर आईएफएफ नहीं मिलेगा। सीधा GSTR 1 भरिए, कौन सी तारीख को? जुलाई, 13 जुलाई को। अपडेट द इनवॉइस ऑफ जून एंड इनवॉइस ऑफ अप्रैल में इफ एनी इज लेफ्ट। अगर भाई कुछ छूट गया अप्रैल और मई में, तो भाई वहां पर गया। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, आखिरी लाइन भी पढ़ लो बेटा। इफ सप्लायर डज नॉट फर्निश द इनवॉइस डिटेल थ्रू आईएफएफ, he can furnish the detail in GSTR 1 and invoice furnished in IFF are not required to be furnished again। सर मैं आईएफएफ में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जीएसटी फिर दिखाऊंगा नहीं। अब समझो कंप्यूटर अपने आप रीड कर लेगा चीजें, ठीक है। बार बार डुप्लीकेसी, सरकार 36 रिटर्न भरवा रही है आपसे, तो काफी डेटा, और वैसा गोल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है रियल लाइफ के अंदर, लेकिन अभी जितना आपके पास आ रहा है, आप समझो कि गवर्नमेंट पूरा इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही है। रियल लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशन चल रही है। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? यानी कि वो कह रहे हैं इफ द रिटर्न इज, इफ द इनवॉइस इज ऑलरेडी फाइल्ड इन आईएफएफ, डू आई नीड टू फाइल इट अगेन इन जीएसटीआर? नो, कोई जरूरत। कहिए साहब, क्लियर है? ओके, लिखना चाहोगे आप? पर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। बिल्कुल, मैं आपको एक बार अभी समझा ही देता हूँ भाई, आई थिंक आप रिसीव सही कर रहे हो। भाई साहब, आप चाहे मंथली वाले हो चाहे क्यूआरएमपी वाले हो, आपकी रिटर्न फाइल करनी बंद कर दूंगा।
यानी कि यू विल बी डी बार्ड फ्रॉम फाइलिंग GSTR1, फ्रॉम फाइलिंग IFF, whatever. I'll debar you from filing the detail of outward supply in short. अगर तुमने पिछले महीने की या पिछले टैक्स पीरियड की GSTR1 नहीं भरी, मैं पहले बड़े बिजनेसमैन की बात करता हूँ। मैकडोनल्ड्स अगस्त का GSTR1 भरना चाहता है, कब भरेगा? 11 सितंबर को, पर उसने अभी तक जुलाई का नहीं भरा हुआ, वो नहीं भर पाएगा। अगर पिछले महीने की आपने GSTR1 भरी ही नहीं है तो करंट मंथ की कहां से भर दोगे? यू आर नॉट अलाउड। समझ आई पहले वाली बात? रजिस्टर्ड पर्सन इज डी पे पेपर में एग्जाम में आ जाएगा, हु आर द पर्सन हु आर डीबार्ड फ्रॉम फाइलिंग GSTR1 या डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है, यू आर डीबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग व्हाट और IFF। और GSTR1 जब भरोगे तो ऑब्वियस बात है QRMP की भी तो बात कर ही रहा हूं, ठीक है। IFF अलग से लिखा क्योंकि नाम अलग है। जब मैं GSTR1 बोल रहा हूं, छोटे बिजनेसमैन हो तो भी आ रहे हो इसमें GSTR1 में, बड़े हो तो भी वन है तुम्हारे लिए। इफ रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड डिटेल्स ऑफ फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स, अगर आपने अपने पिछले टैक्स पीरियड इसलिए बोला जाता है, मुझे नहीं पता आप महीने की डिटेल सबमिट करते हो या क्वार्टरली करते हो, टैक्स पीरियड बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं भरा, यू विल बी डीबार्ड। पहली बात, यहां तक क्लियर है? आगे सुनिएगा। कमिश्नर में अलाउ इवन इफ डिटेल्स ऑफ अर्लियर पीरियड इज नॉट फर्निश्ड। कमिश्नर के पास पावर है कि आप अगर कमिश्नर के पास जाओ और बोलो कि सर मैं नहीं भर पाया, मुझे करंट वाले मंथ का या करंट टैक्स पीरियड भरने दो, तो वो अलाउ कर सकता है। यहां तक क्लियर है? आगे सुनिएगा। आपने अगर पिछले पीरियड की GSTR1 नहीं भरी तो आप करंट ईयर की GSTR1 नहीं भर पाओगे। सरकार ने नेक्स्ट पॉइंट बोला, अगर तुमने पिछले पीरियड का GSTR3 भी नहीं भरा तो भी GSTR1 करंट का नहीं भरो। कहने का मतलब है कोई भी रिटर्न में अगर डिफॉल्ट हो गया तो मैं GSTR1 रोक दूंगा तुम। हाँ जी, 3B के अंदर फाइनल रिटर्न टाइप्स होती है वो, जिसमें तेरी सप्लाई, तेरी परचेज, तेरा ITC यूटिलाइजेशन, तेरी पेमेंट सारा जाता है 3B में। तो सरकार क्या कह रही है? GSTR3B नॉट फाइल्ड एंड यू आर अ नॉर्मल सप्लायर। नॉर्मल का मतलब बड़ा बिजनेस में क्या आप GSTR1 भर पाएंगे? नॉट अलाउड। आपने GSTR भी नहीं भरी एंड यू आर इन QRMP, क्या आप GSTR1 या IFF भर पाएंगे? नहीं। कहने का मतलब ये है, पिछले टैक्स पीरियड का GSTR1 नहीं भरा तो भी करंट खराब, पिछले टैक्स पीरियड का GSTR3 भी नहीं भरा तो भी नहीं भरने दूंगा। कहिए क्लियर है बच्चे? एक बार ऐसे देखता हूँ, थर्ड पॉइंट पे आऊंगा। चौथा पॉइंट अगर आपको याद है, कुछ बता दो कौन से चैप्टर में पढ़ा था। एक बैंक अकाउंट वाला। रिटर्न रिटर्न तो आज ही शुरू करा है। हाँ, रजिस्ट्रेशन में वो पार्ट भी होता था, बैंक डिटेल देनी होती थी, और अगर नहीं दी तो कुछ दिन के अंदर अंदर या डेट ऑफ फर्स्ट रिटर्न के अंदर भरना होता था, ठीक है। तो बेसिकली इफ बैंक अकाउंट डिटेल्स आर नॉट फर्निश्ड एज पर रूल 10A, GSTR1 या IFF भरने ही नहीं दूंगा आपको। आपने रजिस्ट्रेशन ले ली विदाउट बैंक डिटेल, आज वो डेट आ गई जब आपको GSTR1 भरनी है, बैंक डिटेल आर नॉट अपडेटेड में, आप रिटर्न नहीं भर पाएंगे, एरर आ जाएगा। कहिए क्लियर है बच्चे? अब जो थर्ड पॉइंट है ना, बस ये एक रह गया, ठीक है। ये क्या कह रहा है? इंटीमेशन अंडर 88C। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, अभी हम याद करेंगे, कुछ रूल्स है, ठीक है। इंटीमेशन अंडर रूल 88C या फिर 88D, दो रूल है, नए रूल्स हैं, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पीरियड, देखो आपको ना कोई इंटीमेशन आ रहा है, क्या चीज है 88C की इंटीमेशन क्या है? कि आप ना GSTR1 में, मतलब ऐसे ना ये मत सोचना कि तुम टेक्निकलिटीज पकड़ लोगे, लेकिन सरकार ने आपको एक ये इंटीमेशन भेजी है और उसको ये बोलेगा कि आपने ना GST कम पे करा हुआ है, कंसिडरिंग योर GSTR1, कंसिडरिंग योर GSTR3 ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन है, 1000 लेवल पे डेटा इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है, चीजें अभी सही नहीं चल रही है GST में। अगर मैं आपको बोलूं
कि चीजें क्या सर एकदम बहुत ही ऑटो पॉपुलेट परफेक्ट चल रहा है, नहीं चल रहा। सरकार हर 6 महीने में नई नई इंटीमेशन लाती है, नए नए चेंजेस कर रही है। ठीक है, पहले जब जीएसटी आया था रिटर्न का चैप्टर एक क्लास में खत्म हो जाता। पहले जीएसटी 2A बंद कर दिया था, फिर 2A दोबारा आ गया, फिर 2B को बंद करा, 2B दोबारा आ गया। तो सरकार एवरी 6 मंथ्स कहीं ना कहीं कुछ चेंज करती है, फिर कहीं फंस जाती है, तो उसके सोल्यूशन ढूंढती रहती है। ठीक है, मुद्दे की बात यह है 88C में आपके पास एक इंटीमेशन आएगा कि आपने टैक्स की पूरी पेमेंट नहीं करी, कंसिडरिंग योर GSTR 1 जो आप बेचना दिखा रहे हो, और GSTR 3B जो कि समरी थी, वो दोनों मिसमैच नहीं हो रहे, वो दोनों मैच नहीं हो रहे, जिस वजह से आपका जीएसटी की पेमेंट पूरी नहीं है। तो भाई ऐसा है, पेमेंट कर दो या एक्सप्लेनेशन दे दो तो ही भरोगे आगे की रिटर्न, वरना नहीं भरोगे। सिमिलरली 88D में भी नोटिफिकेशन आ रही है कि आपने आईटीसी ज्यादा बुक कर लिया। कैसे बुक करा छोड़ो ना उस रीजन को, आईटीसी ज्यादा बुक कर लिया तो सरकार कहती है या तो इसकी पेमेंट कर दो या एक्सप्लेनेशन दे दो, और अगर नहीं दोगे तो भाई अगले महीने की रिटर्न नहीं भरनी। कहने का मतलब ये है, अगर इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पीरियड shall not be allowed to furnish detail of outward supply if subsequent period unless you have made the payment or you have given a return। क्योंकि वरना आपको इंटीमेशन दूंगा आप इग्नोर करते रहो। सरकार का एक बात बता दो, अभी आप कह रहे थे, आपने बोला आपके ओम जी, हम जी इधर देख लिए, नाम याद कर लिए मूवी के सारे। ठीक है, कितने रुपए का चालान है आपने बताया था? 45,000। स्कूटी पे 45,000 का चालान है। समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, अगर सरकार अभी ऐसा कर दे ना कि पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, तो आधे चालान लोग पेमेंट करने चले जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि जो वो चालान है अभी वो क्या मैं कह सकता हूँ, बहुत सारे लोगों के ऊपर वो चालान होगा। है, मेरी कार पे भी समझ रहे हो, 15-20 हजार रुपए का चालान है। समझ रहे हो, एक्यूमुलेटेड है ना। समझ रहे हो, जैसे जो कैमरास लगे हैं, अब 60 से ऊपर है वो चालान ऑटो जनरेट हो रहा है। ठीक है, पर आप मुझे बताइए क्या गवर्नमेंट एक तरीका निकाल पा रही है जिससे वो लोग मतलब एकदम अटक जाए और चालान देने चला जाए? नहीं, अभी वो चीज नहीं। जैसे ही वो चीज हो जाएगी तो सब लोगों को भाई तभी तो चालान की पेमेंट होगी। ठीक है, और गवर्नमेंट के पास क्या डेटा नहीं होगा कितनी गाड़ियों पे कितना ड्यू है, कितने करोड़ों रुपए ड्यू होगा, जो गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कह सकता है भाई इतना पैसा लेना पब्लिक से मैंने। लेकिन उसका एक जैसे ही एग्जीक्यूशन आएगा, अब जैसे अभी रील्स में ही आ रहा था, हमने देखा था लोक अदालत में जाके यू कैन सेटल दैट। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की आदत होती है कि एक नेक्स्ट हार्श स्टेप लेने से पहले एक ऑप्शन ले। ये इसलिए है, अगर आप अभी नहीं कराओगे और अगर बाद में कराते हो तो बोले आप पहले क्यों नहीं आए थे, अब हमसे रिलैक्सेशन मत मांगिए, अब तो लूंगा तेरे से मैं 45। समझ रहे हो सरकार ये क्यों चीज स्कीम लाती है, इंडिया लेवल पे दिल्ली लेवल जो भी आ रहा है, कि भाई इतने सारे लोग होंगे, आपको पता है आपका चालान है, मैं एक फैसिलिटी दे रहा हूं आपको, आपका 40 हजार का चालान है, 5 हजार में खत्म कर लो, 10 हजार में। आप नहीं गए उधर, अब तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी ना, और अब आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। ये रीजन होता है कि वो ये टाइम पीरियड देती है और कि यहाँ पे कम करा सकते। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं सरकार ने इनको बोल दिया भाई या तो पेमेंट कर दे या रिप्लाई सबमिट कर दे। अगर ये कर देगा तो GSTR 1 भरने देंगे, अगर कुछ नहीं कर रहा तो तेरी अगले महीने का काम रुक जाएगा पूरा GSTR 1। मुझे बताइए क्या क्लियर है बच्चों? तो सर जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि कौन कौन से लोग GSTR 1 या IFF के लिए D1। कहिए क्लियर है बच्चे? ओके, आओ बेटे, अभी पहले नोट करोगे आप। अब आपने बहुत सारा बोला है तो पहले डेटा बहुत सारा करने दीजिए अब आप। ये तो दोबारा से वही है, ऐसे ही पढ़ना है एक बार इसको। जैसे ब्लैक में जो लिखा हुआ है, नहीं नहीं ये मत भरना, सॉरी सॉरी सॉरी, GSTR 1 ही नहीं करना फिर। अगला पॉइंट क्या है बच्चे? GSTR 1 कैन नॉट बी फाइल्ड बिफोर द एंड ऑफ करंट टैक्स, यानी कि if you're in the month of September will you be able to file GSTR 1 now for September? No। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, अगर आपका धंधा ही आज बंद हो रहा तो
या फिर अगर आप कैजुअल टेक्सुअल पर्सन है जिसका आज ही रजिस्ट्रेशन आज ही क्लोज हो जाएगा, वो 90 डेज अभी क्लोज हो रहे हैं, तो क्या मैं 5-6 दिन बाद ही रिटर्न भर सकता हूँ? भर दूंगा मैं रिटर्न। लेकिन अगर आपका नॉर्मल चल रहा है तो नहीं कर सकते आप, समझ रहे हो? तो क्या बोल रहे हैं, GSTR 1 क्या लिखा था, कैन नॉट बी फाइल्ड बिफोर द एंड ऑफ करंट टैक्स पीरियड, वॉट एवर वेदर इट इज मंथली और क्वार्टरली। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्शन क्या है बच्चे, और दूसरा क्या हो गया, कैंसिलेशन ऑफ GSTIN। जैसे कि एग्जांपल बना हुआ है, कैजुअल टेक्सुअल पर्सन की रजिस्ट्रेशन ओवर कब हुई है? तो कैन कैजुअल टेक्सुअल पर्सन फाइल इन रिलेशन टू सप्लाई फ्रॉम 1/3 to 10/3 ऑन 15/3/24? बिल्कुल भर देगा, कोई बात नहीं, अगर महीना खत्म नहीं होता तो 15 को भर देगा। यस, कहिए जी, ऑल क्लियर टिल हेयर? ओके। हाँ जी, नहीं भर दिया तूने, वन में डिटेल बता तो दी, पिछले मंथ का भर सब। क्लियर है बच्चे? आपको याद है मैंने आपको एक अभी GSTR 1 ये सारा का सारा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपके सामने इजी टॉपिक पकड़ रहा हूँ, अभी थोड़ा हैवी हो गया अभी। अब मुझे बताइए, एक HSN होता था, किसी बच्चे के पास कोई बिल पड़ा हुआ, इनवॉइस, उसमें आप देखेंगे अगर जो भी गुड्स है, अगर वो सर्विस होगा तो लिखा होगा सर्विस अकाउंटिंग कोड। मैकडोनल्ड्स पे जाते हो ना, तो SAC लिखा होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। क्या लिखा हुआ है? काका जी बर्गर क्लब, दो डील, ये क्या होता है दोस्त? दो डील, दो वेज क्लब बर्गर, किस किस किसके साथ गया था? अकेले गया था? दो बर्गर और उसके बाद एक वेज बर्गर और 3 बर्गर खा लिया तूने? अच्छा, एक बर्गर खाया फिर घर जाके दो किसके लिए लेके गया था? अच्छा, दोबारा जाके खाएगा, वेरी गुड। तो आप मुझे बताइए, इसमें तो नंबर ही नहीं लिखा भाई, GST नंबर तो है पर इसमें ना SAC नंबर ही नहीं लिखा हुआ। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट भेज दे ग्रुप पे एक बार, ठीक है? तो वैसे आपने क्या खाया, वैसे बर्गर खाए थे दो, और एक पैक करा लिया। कैशियर प्रियंका, नहीं इसे क्वांटिटी 1 लिखा हुआ है यार, ये गलत बता रही है। अच्छा, 279 के बड़े थे, 149 का था, तो वही मैं कहूँ यार, मैं समझ रहा हूँ क्या मतलब, ठीक है, इसमें लिखा ही नहीं हुआ बेटे, तूने भेज दिया। बच्चों एक बार ग्रुप में देखो, एक बार एक फोटो भेजिए, आपको उसमें SAC नंबर दिखेगा, SAC। हाँ, तो SAC साथ में बताऊंगा। SAC दिख रहा है? वो सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, क्योंकि मेरे को नहीं पता इसने क्या खरीदा है, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी चीज बेची है वो सर्विस बेची है उसने, समझ रहे हो? अगर आप मैकडोनल्ड्स पे खाएंगे तो आपको SAC दिखेगा, सर्विस अकाउंटिंग कोड दिखेगा। लेकिन अगर आप प्रोजेक्टर खरीदोगे, फैन खरीदोगे, तो SAC नहीं होता, वो HSN कोड होता है। गुड्स के लिए HSN होता है और सर्विस के लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड। एक बार बताओगे सर्विस अकाउंटिंग कोड में पहले 2 नंबर क्या है? 99। हर सर्विस में 99 से स्टार्ट। आप कोई भी सर्विस, मूवी थिएटर्स, एजुकेशन, हेल्थ, वॉट एवर, पहले 2 नंबर 99 होंगे। इससे ज्यादा में डिटेल जाननी नहीं है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सर सर्विस अकाउंटिंग कोड लिखा होता है, दैट मीन्स उस बिल में उसने सर्विस दी है। और अगर HSN लिखा होता तो क्या होता बेटा? गुड्स होते। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, पूरा का पूरा वर्ल्ड यही कोडिंग सिस्टम फॉलो करता, नॉट जस्ट इंडिया,
जो कस्टम अथॉरिटीज है, जो कस्टम में सामान इधर से उधर हो रहा है, तो वो जो कोडिंग हर एक सामान का ऐसे नहीं होता। जैसे कि सपोज करो लेदर बेल्ट्स है, क्या लेदर बेल्ट्स की वैरायटी हो सकती है? बहुत बहुत हो सकती है। लेदर बेल्ट्स विद बकल, विदाउट बकल, लेदर प्लस कॉटन, ऐसे करके लेदर बैग, लेदर शू, लेदर प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं? तो सरकार इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट थोड़ा ना करेगी। सरकार क्या करती है, लेदर प्रोडक्ट का एक कोड दे रखा है, उस पर लगाओ, रेट लगाओ, खत्म करो। तो वो क्या चीज होती है बेटे, उस कोड को क्या बोला जाता है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। इंडिया कितने डिजिट का फॉलो करती है? 8 डिजिट, हालांकि बाकी कंट्री 6 डिजिट फॉलो कर। भारत देश ने उन्होंने 2 डिजिट और बढ़ा रखी है, अगर कॉम्प्लिकेटेड है या कुछ है तो। अपने को नहीं जाना उसके अंदर। बोला हुआ है कि इफ यू वांट, कुछ कुछ केसेस में जनरली 6 डिजिट होता है, ठीक है, पर आपको याद होना चाहिए कि 6 डिजिट है, पर कुछ चीजों पे 8 डिजिट भी इंडिया फॉलो करती है। अब मुद्दे की बात यह है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग, तो अब बड़े बिजनेसमैन है, छोटे छोटे बिजनेसमैन, तो भाई B2B की सेल करोगे तो तुम्हें कितनी डिजिट मैंडेटरी लिखनी है? और B2C पे तो लिखो ना लिखो कोई दिक्कत वाली। HSN कोड लिखना भी सिरदर्दी होता है। सरकार कहती है, वैसे बहुत बड़ी सिरदर्दी नहीं है, पर सरकार ये दिखा रही है मैं कंप्लायंस कम कर रही हूं। कैसे? अगर तुम एक छोटे बिजनेसमैन हो तो देखो, B2B में तो लिख दो 4 डिजिट, लेकिन B2C है तो 4 लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। और अगर तुम बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े बिजनेसमैन मतलब मोर देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग ईयर, तो भाई ऐसा है 6 डिजिट लिख दो, चाहे B2B है चाहे B2C। हल्दीराम्स वाला कहाँ आ रहा होगा? मोर देन 5 करोड़। हालांकि अगर मैं बहुत डिटेल चला जाऊं तो हल्दीराम जो आपको सामान बेच रहा है वो सर्विस है, उस पर HSN है ही नहीं, समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं जो AC की शॉप्स है, मान लो वोल्टास, कौन सी कैटेगरी में आ रही होगी? मोर देन 5 करोड़। भाई आप चाहे कस्टमर हो चाहे आप B2B हो, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं तो 6 डिजिट लिखूंगा लिख। और अगर किसी की AC की दुकान है जिसका पिछले साल का टर्नओवर 2 करोड़ है, और अगर B2B है तो कितने डिजिट लिखेगा? 4। और अगर B2C है तो 4, एंड दैट्स ऑप्शन। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, छा गए बेटे, छा गए आप। अब वो फर्दर भाई पूरा वो चीज है, कुछ कैटेगरीज HSN होना तो नीचे, नो कोई रीजन होगा कुछ, वो वाली बात। सर ये जो 4 डिजिट है हम कहाँ? इनवॉइस पे लिखना मैंडेटरी होता, समझ रहे? इनवॉइस पे लिखना जरूरी होता। जब तू कोई सामान खरीदता है ना, जैसे अगर आप कोई सामान खरीदोगे और तूने अलग अलग चीजें ली हैं, अब ये दोबारा वही आ जाएगा, मिक्स सप्लाई कंपोजिट, अगर अलग अलग चीजें हैं तो हर किसी का HSN अलग है। और अगर उसने उसको कंपोजिट मान लिया तो एक का ही HSN दिखा के कर देगा वो। तो और कॉम्प्लिकेटेड बात है, आपको सिर्फ इतना समझना है, पेपर में ये आ जाता है, ये उसका एग्रीगेट टर्नओवर है, ये टेबल आपको समझ आना चाहिए पूरा का पूरा। कहिए, क्लियर है बच्चे? ओके सर, क्या आप और डेटा लेना चाहते हैं? थोड़ा सा बेटा मेरे कहने से, बिल्कुल। पता है मेरे को भी एकदम ऐसा लग रहा है कि एनर्जी कम है, पर मेरे को नहीं, बच्चों के लिए जो फायदे की बात है ना वो होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, ठीक है, गुड। ये नहीं सुन रहा जो बता रही पर्पस का बताओ। हाँ, ठीक है। और भी बताया सर आप? नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आप थक गए हो, बट आप मुझे बताइए कि मेरे को डिसीजन किस बेसिस पे लेना चाहिए, आपकी जिस चीज में भलाई है या जो इजी वे आउट है, आप बता दो आप। ये बात की गारंटी मैं लेता हूँ आपको समझ आएगा। क्या बात है मैम, आपके जितने इंटेलिजेंट नहीं है वो। ठीक, ठीक है, आएगा आएगा समझ, मैं पूछता रहूंगा। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ GSTR1। जब आप GSTR1 भरते हैं तो क्या क्या डेटा होता है, आप मुझे बता दो, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा आपको जोएब जी? बेसिक डिटेल डालनी है आपको, एक बार रीड करना, इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है इसको। ठीक है, जब आप अपनी GSTR1 भरते हो, रिटर्न है भाई अपना, ये नहीं बताओगे क्या आपका क्या नाम है, कौन से महीने के रिटर्न भर रहे हो, ये सारी बातें एक बार बताइए। सबसे पहला क्या है?
GSTIN ये क्या होता है? ये GSTIN क्या होता है? सत्यदेव जी बताना। बताओ। नहीं, अरे नहीं भाई, रजिस्ट्रेशन नंबर है, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। लीगल नेम, लीगल नेम होता है कंपनी का जो नाम है। ट्रेड नेम होता है जो ब्रांडिंग करते हो आप। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, NHSN कोड। जब आप GSTR1 भरोगे तो भाई अपने बारे में तो बताओगे ना बेसिक डिटेल। अब आप मुझे बताइए, आपने जो जो बेचा उसकी डिटेल बताएंगे नहीं बताएंगे? तो मान लीजिए कि आपकी दुकान से B2B की सेल हुई है, तो बता दो भाई इस GSTIN वाले को ये इनवॉइस नंबर, इतने रुपए की सेल, इतने का GST, डिटेल बता दो। इंपॉर्टेंट बात यह है क्या लिखा हुआ है? कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई इनवॉइस वाइज? एग्जैक्टली। अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपको ITC चाहिए, तो मैं तो एग्जैक्ट डिटेल गवर्नमेंट को सबमिट करूंगा ना वन में, कि मैंने 100 रुपए का सामान बेचा है जिसपे 10 रुपए की GST है, ये GST है, ये नंबर है रेसिपिएंट का, इस डेट की सेल है, सारी बातें बताऊंगा ना मैं तो। तभी तो आपके वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। कौन से फॉर्म में? GST या 2B के अंदर। ठीक है, 2A 2B अभी आप बोल सकते हैं कि अभी उसको जब एग्जैक्ट देखेंगे तब समझ आएगा। ठीक है जी। अब मुझे बताइए B2C को इनवॉइस वाइज या कंसोलिडेटेड? भाई हल्दीराम वाला अलग अलग इनवॉइस को बताएगा भाई। एक ही मिनट में 500 आउटलेट से उसकी सेल हो रही है, कस्टमर पे जा रहा है, उसको ITC नहीं चाहिए, तो वो क्या कर सकता है? पूरे महीने की कंसोलिडेटेड सेल बता देगा। क्लियर है बच्चे? लेकिन इफ इंटर स्टेट सप्लाई, अगर B2C है और सप्लाई कैसे हो रही है बेटा? इंट्रा की इंटर। और अगर इनवॉइस की वैल्यू, यहां अमेंडमेंट आई थी, किससे ऊपर है बच्चे? 1 लाख से ऊपर, तो ऐसा है भाई, 1 लाख से ऊपर की जो सेल है ना, चाहे कस्टमर को करी है, और अगर इंटरस्टेट है, तो इनवॉइस वाइज जाएगी डिटेल। अभी बनाएगा नीचे टेबल। कैन यू टेल मी व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई? SEZ को सप्लाई करते थे ना, उस पे GST लगता था तो वो तो एग्जेम्प्ट होता था, पर प्रोक्योरमेंट पे जो मैंने GST पे करा वो भी रिफंड हो जाता था। सिमिलरली एक्सपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट करूंगा तो GST लगता था नहीं, तो वहां तक तो एग्जेम्प्ट बोला जाता है, पर जो मैंने प्रोक्योर करा था तो GST पे करा था, वापस मिल जाएगा तो जीरो रेटेड हो जाता। तो बताइए आपने क्या जीरो रेटेड करी इस महीने में? डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, क्या होता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट? हम्म, क्या होता है डेबिट नोट? डेबिट नोट होता है कि मैंने आपको डेटर बना दिया, और क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिटर बना दिया। जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, अभी अभी ऐसे बच्चों ने मेरे को एक वो T-शर्ट दी थी बच्चों ने, है ना, देवांशी जी और कितने बच्चों ने, 4-5 बच्चों ने दी थी। तो मैंने संजय भैया को भेजा था, और संजय भैया ने उधर जो देखा तो साइज नहीं मिला, मतलब वो जो साइज लिया था ना, लार्ज साइज लिया, तो मुझे चाहिए था स्मॉल साइज। लार्ज था, ठीक है, XXL आपको आता होगा, ठीक है। तो बेसिकली, तो अब क्या हुआ कि संजय भैया ने, मतलब उन्होंने बोला कि आप अगर आपको लार्ज साइज नहीं लेना तो आप ये यहीं रख दो, और उन्होंने मुझे एक नोट इशू कर दिया। बता सकते क्या नोट इशू कर? डेबिट नोट या क्रेडिट नोट? डेबिट नोट मतलब ही विल मेक मी डेटर, दैट आई हैव टू पे हिम 800 नाउ और 1000 और 2000 व्हाटएवर। क्रेडिट नोट दिया उसने मुझे कि उसकी उधारी है, उसकी बुक्स में उधारी है, वो मेरे लिए उधारी नहीं है। तो बेसिकली क्रेडिट नोट क्या होता है भाई? मैं आपको क्रेडिटर बनाता हूं, आप आके कभी भी सामान ले सकते हो। और डेबिट नोट क्या होता है? डेटर बनाता है। समझ रहे हो? तो ऐसा होता है, जब इसको करेंगे डिटेल तो देखेंगे। नील रेटेड, ओ माय गॉड, जो जो सप्लाई के ऊपर GST था ही नहीं, नील रेटेड, एग्जेम्प्ट, नॉन GST, यहां तक कि अगर आपने पेट्रोल बेचा है, अगर आपने लिकर बेची है, तो आपको सरकार को बताना पड़ेगा, GST नहीं है पर बताना पड़ेगा आपको। और क्या लिखा बच्चे? एडवांसेस। मुझे बताइए क्या आपको समझ आई ये बात? ओके, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा है सबको? मतलब आगे भी आ जाएगा समझ। इनवॉइस या तो B2B होता है, या तो भाई B2B होगा तो इनवॉइस वाइज ही होना चाहिए।
और अगर B2C है तो मुझे चेक करना पड़ेगा इंट्रा है कि इंटर। अगर इंट्रा है तो कंसोलिडेटेड और स्टेट वाइज होता है, समझ रहे हो, उसके अंदर नहीं जाता अभी मैं, ठीक है। इंट्रा है तो क्या हो जाएगा कंसोलिडेटेड, इंटर है तो एंड इफ द इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 1 लाख तो क्या हो जाएगा अदरवाइज कंसोलिडेटेड। मुझे बताइए कोई दिक्कत? वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से रिसीव कर रहे हो बच्चे, वेरी गुड। 10 मिनट और बेटे, और आपने एक्चुअल में बता रहा हूँ आपने 2 क्लास का डेटा रिसीव कर लिया आज बेटे। 1 मिनट दे दो बस मुझे। अभी कौन से महीने की GSTR 1 भरी जाएगी? पिछले महीने की नाम बोल दीजिए। अगस्त की। अगस्त की भरी जाएगी। कौन सी तारीख को? 11 तारीख। आपने बेटे 11 तारीख को रिटर्न भरी और आपसे गलती हो गई और आपको पता नहीं, तो इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे? समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब है आपने जब अभी 11 सितंबर को रिटर्न भरी, आपने भर दी, आपको 5 महीने बाद पता लगा कि भाई 2 इनवॉइस तो डालने ही रह गए GSTR 1 के, या आप कह सकते हैं कोई भी मिस्टेक होगी, GSTI ये नंबर गलत डल गया, सामने वाले को ITC नहीं मिला, वट एवर रीजन, ठीक है। सो देर इज अ मिस्टेक इन GSTR 1 एंड दैट्स ऑलरेडी बीन फाइल्ड ऑन 11 सितंबर, और आज आप दिसंबर में, तो क्या मैं पुरानी रिटर्न को रिवाइज कर सकता हूं जैसे हमने इनकम टैक्स में देखा था? कैन यू रिवाइज द GST रिटर्न्स ऑल्सो? आंसर इज नो, आप रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहली बात, तो वो ठीक कैसे होगा? आपको जिस भी महीने में पता लगा, अब आप उस महीने की रिटर्न भरोगे ना, तो वहां पे एक रेक्टिफिकेशन टेबल होता है कि आप बता सकते हैं कि आपसे किसी महीने में गलती हुई है, आप वो मंथ बताएंगे, आप वो बता देंगे उधर इस टेबल में इस प्लेस पे इस सेल के अंदर मिस्टेक है और उसको मैं अपडेट करना चाहता हूं। यानी कि अगर आपको दिसंबर में पता लगा है तो आप दिसंबर में ठीक कर दीजिए ना, बैकवर्ड्स नहीं जा सकता। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? अब सवाल यह है, मुझे सर 4 साल बाद गलती पता लगी, तो क्या मैं 4 साल बाद ठीक कर सकता हूँ? आंसर इज देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन। और टाइम लिमिट क्या है जी? टाइम लिमिट जैसे मैं मिस्टेक अभी इधर लिख देता हूं, अभी कौन सा मंथ है, लाइक इन व्हाट मंथ आपकी मिस्टेक हुई है? अगस्त 2025। अगस्त 2025 की मिस्टेक आप कब तक सही कर सकते हो? ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 25-26। तो 25-26 का एक डेट तो जो फिक्स्ड है वो है कि भाई 25-26 खत्म होते ही 30/11, क्या मैं कह सकता हूं 30/11/2026? पहले ये डेट क्लियर है? और दूसरी डेट क्या है बच्चे? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है एनुअल रिटर्न की डेट क्या थी? 31 अक्टूबर। अच्छा, इनकम टैक्स से बता दिया आपने। GST, इन GST में मैंने बताई थी, बताओ बच्चे। हम्म, हर महीने की एनुअल रिटर्न हर महीने जाती है और मंथली रिटर्न साल में एक बार जा रही है। क्वार्टरली कैसे जाएगी, डेली? वो रील चल रही है ना, 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट कितने का दिया है? एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर, 31 दिसंबर इज द ड्यू डेट। मैंने ड्यू डेट लिखा है या डेट लिखा है? डेट लिखा है जी, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अगर आपने 10/8 को भर दी, 10/8/2026, प्लीज टेल मी व्हाट इज द लास्ट डेट अप टू विच यू कैन रेक्टिफाई दिस मिस्टेक? 10/8/2026। ये क्या हो गया, समझ आ गया?
बस बेटे लास्ट पॉइंट है ये, इसके बाद मैं और आगे नहीं बोलूंगा। अभी बताइए कौन सा 1/4/25 और अभी क्या चल रहा है 31 मार्च 26, अभी कौन से मंथ में मिस्टेक हो गई मेरे से? अगस्त। अब सवाल यह है कि अगस्त की रिटर्न मैंने GSTR 1 कब भर दी होगी? 13 तारीख भी हो सकती है, चलो 13 तो नहीं, IFF के थ्रू, या नहीं मंथली वाली ले लेते हैं, 11 सितंबर। अब आप मुझे बताइए इस मंथ में अगर कोई मिस्टेक हुई है, सो व्हाट इज द लास्ट डेट टू रेक्टिफाई? एक डेट क्या हो गई थी बच्चे? 30/11/2026। वाई? 25-26 खत्म होने के बाद जो भी 30/11 आएगा, एक डेट तो, ये डेट तो फ्रीज है। दूसरी डेट है डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न क्या होती है बच्चे? पूरे साल की डिटेल। एक तो आप मंथली तो भर ही रहे थे, GSTR 1, 2B, 3B, पूरे साल की डिटेल भी जाती है। कौन सी डेट को जाती है बच्चे? दिस इज द ड्यू डेट 31 दिसंबर 2026, एंड आई शुड से दिस इज द ड्यू डेट। क्या मैं इससे पहले भी भर सकता हूं? भर सकता हूं, बिल्कुल भर सकता हूं। और मैंने कब भर दी? मैंने भर दी 10 अक्टूबर 2026। आप मुझे बताइए विच एवर इज अर्लियर है, सो व्हाट इज द लास्ट डेट यू कैन रेक्टिफाई द मिस्टेक दैट अकर्ड इन अगस्त? एग्जैक्टली। और अगर भाई मैंने 31 दिसंबर को ही भरी होती तो 30 नवंबर के आगे थोड़ा ना चले जाओगे आप? मुझे बताइए, क्लियर है? कई बार आ जाता है पेपर में। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी 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 गुड। सारा ही हो गया बेटे, एक सेक्शन खत्म। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं बच्चों। और नेक्स्ट क्लास में आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नोट डाउन अभी आप कर सकते हैं, मैं बोला था टाइम दूंगा, टाइम दे रहा हूं आपको। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, चलिए स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, नोट डाउन कर लो आप। अभी नोट डाउन करोगे घर जाके करोगे? ठीक, जैसा आप बोलोगे ऐसा करो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।